Elon Musk's Starlink will offer satellite internet services in India. आज भारत के टेलीकॉम सेक्टर में एक ऐसा बदलाव हुआ है जो आने वाले समय में हिस्टोरिकल टर्निंग पॉइंट के रूप से देखा जाएगा। इलोन मस्क की कंपनी स्टारलिंक अब भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करेंगी। Satellite internet services in India on the satellite internet service. Starlink is preparing to commence operations in India within the next 2 months. लेकिन इस खबर को सिर्फ 8600 वाला इंटरनेट प्लांट समझने की सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि असली कहानी कीमत की नहीं है। असली कहानी है पावर, पॉलिसी, टेक्नोलॉजी और मोनोपोली के टूटने की। पिछले करीब 2 सालों से भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनियां रिलायंस जियो और भारती एयरटेल ने मिलकर लगभग 34,000 करोड़ एक ही कोशिश में खर्च दिए, और वो कोशिश थी स्टारलिंक को भारत में आने से रोकना। यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनका कहना है कि सैटेलाइट स्पेक्ट्रम शेयर्ड होता है, इसीलिए इसे मोबाइल नेटवर्क की तरह कोई भी एक कंपनी को बेचना इम्पॉसिबल होता है। लेकिन जो 8 दिसंबर 2025 को जो हुआ, उसने पूरी गेम को पलट दी। वही कंपनियां जो एलोन मस्क की एंट्री का विरोध कर रही थी, आज उसी एलोन मस्क के सामने पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं। रिलायंस जियो ने एलोन मस्क के स्पेसएक्स के साथ पार्टनरशिप कर ली है। इससे पहले एयरटेल ने भी स्पेसएक्स के साथ पार्टनरशिप का ऐलान किया। तो यहाँ बहुत सवाल उठते हैं। मुकेश अंबानी जो शायद ही किसी बिजनेस में पीछे हटते होंगे, तो उन्होंने यहाँ हार क्यों मानी? सरकार ने इतनी बड़ी लॉबिंग को नजरअंदाज कैसे किया? स्टारलिंक की एंट्री भारत के टेलीकॉम सेक्टर को आगे जाकर कैसे हमेशा के लिए बदल सकती है? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों को स्टेप बाय स्टेप लॉजिकली और बिना किसी हाइप के जवाब समझने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं कि स्टारलिंक काम कैसे करता है। अब तक हम जो इंटरनेट इस्तेमाल करते आए हैं, जियो, एयरटेल, BSNL, वो सब ग्राउंड बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिपेंडेंट है। मतलब फाइबर ऑप्टिक केबल बिछाना, मोबाइल टावर लगाना, मेंटेनेंस, बिजली, हर एक जगह भारी खर्च। लेकिन स्टारलिंक का मॉडल बिल्कुल ही अलग है। एलोन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने अब तक 7,800 से भी ज्यादा सैटेलाइट पृथ्वी के 4 ओर ऑर्बिट में भेज दिया। ये सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट में घूमते हैं, लगभग 550 से 1200 किलोमीटर की ऊंचाई पर। अब इसकी तुलना करिए ट्रेडिशनल इंटरनेट सैटेलाइट से, जो करीब 35,000 किलोमीटर ऊपर गोस्टनरी ऑर्बिट में होता है। वही वजह है कि पुराने सैटेलाइट इंटरनेट में लेटेंसी बहुत ज्यादा होती थी, कभी कभी 600 मिली सेकेंड से ऊपर होती थी। स्टारलिंक में लेटेंसी सिर्फ 20-40 मिली सेकेंड के आसपास रहती है, यानी प्रैक्टिकली फाइबर लाइक एक्सपीरियंस। दुनिया के अलग अलग देशों के रियल वर्ल्ड डाटा देखे तो केन्या में यूजर को 100 Mbps से भी ज्यादा इंटरनेट स्पीड देखने मिल रही है। मलेशिया में 200 Mbps तक। यूरोप में कई हिस्सों में इंटरनेट की स्पीड 130 से 150 Mbps की है, और ये सब बिना एक भी जमीन के केबल के। बस आपके घर में एक सैटेलाइट डिश होनी चाहिए और आसमान पूरा साफ होना चाहिए। लेकिन सवाल ये है, स्टारलिंक को भारत में आने में इतना समय क्यों लगा? भारत में आने की एंट्री इतनी आसान नहीं थी। स्टारलिंक को भारत में आने में 2 साल लगे। अक्टूबर 2024 में रिलायंस जियो ने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को एक ऑफिशियली लेटर भेजा। उनकी मांग थी कि सैटेलाइट स्पेक्ट्रम को भी ऑक्शन के जरिए एलोकेट किया जाए, जैसे 4G और 5G के साथ हुआ था। आर्गुमेंट यह था कि अगर सैटेलाइट कंपनियों को स्पेक्ट्रम कम कीमत पर या बिना ऑक्शन के मिल गया तो ये अनफेयर कंपटीशन होगा, क्योंकि जियो और एयरटेल ने स्पेक्ट्रम ऑक्शन में अरबों डॉलर खर्च किए। इसके ठीक एक दिन बाद भारतीय एयरटेल के सुनील मित्तल ने भी यही स्टैंड लिया। यहाँ आयरनी ये है कि एयरटेल पहले से ही OneWeb में इन्वेस्ट कर चुका है। जियो की पार्टनरशिप पहले से ही SEA के साथ जियो स्पेस फाइबर के लिए है। तो यहाँ पर एक सवाल उठता है कि अगर दोनों के पास सैटेलाइट वेंचर है, तो उन्हें स्टारलिंक से दिक्कत क्या है? इसका आंसर बिल्कुल सिंपल है, स्केल और डोमिनेंसी। क्योंकि स्टारलिंक इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी है। 6 मिलियन एक्टिव यूजर है और 11.8 बिलियन का एनुअल रेवेन्यू है। अगर स्टारलिंक भारत में आती है तो वो सिर्फ रूरल एरिया के लिए सीमित नहीं रहती। अर्बन बैकअप इंटरनेट, एंटरप्राइजेस, एविएशंस, मैरीटाइम्स, हर जगह कंपटीशन बढ़ता। बात करते हैं कि फिर सरकार ने क्या फैसला लिया। 16 अक्टूबर 2024 को टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य ने साफ कहा, सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की ऑक्शन नहीं होगी। यहाँ सरकार का लॉजिक साफ था। दूर दराज के इलाकों में जहाँ फाइबर या टावर पहुँचाना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है,
वहाँ सैटेलाइट ही सॉल्यूशन, और यही मॉडल दुनिया के ज्यादातर देशों में अपनाया जाता है। वही वो पल था जब जियो और एयरटेल की लॉबिंग ऑफिशियली फेल हो गई, और जब इंडिया की तरफ से अप्रूवल मिल गया स्टारलिंक को, तो एलन मस्क ने ऑफिशियली ट्वीट किया, थैंक यू इंडिया। एक बार ये समझ लो कि भारत का टेलीकॉम मार्केट कितना बड़ा है। मार्च 2024 तक 121 करोड़ टोटल टेलीफोन यूजर, 117 करोड़ वायरलेस यूजर, 95 करोड़ इंटरनेट यूजर। भारत दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट टेलीकॉम मार्केट है, और मार्केट शेयर देखे तो पहले नंबर पर आता है जियो 48 करोड़ यूजर, 42% रेवेन्यू शेयर। दूसरे नंबर पर एयरटेल 29 करोड़ यूजर, 37% रेवेन्यू शेयर। वोडाफोन आइडिया लगातार गिरता हुआ बेस, मतलब प्रैक्टिकली डुओपोली, और डुओपोली का मतलब होता है कम कंपटीशन और ज्यादा प्राइसिंग पावर। आपने जुलाई 2025 में देखा, एक ही रात में प्रीपेड प्लान्स 20 से 25% महंगे हो गए। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इंडिया में कंपटीशन बहुत कम है, क्योंकि एयरटेल और जियो सारा मार्केट लेकर बैठे, तो वो जब चाहे तब प्राइसिंग बढ़ा देते हैं, और इसे कहते हैं डुओपोली। लेकिन ये सारी बातों का यहाँ पर एक प्रैक्टिकली ट्रूथ भी है। रिमोट और रूरल एरिया में टेलीकॉम कंपनीज के लिए काम करना कोई प्रॉफिटेबल काम नहीं होता, क्योंकि एक फाइबर लाइन बिछाने में लाखों खर्च हो जाते हैं। टावर, बिजली, मेंटेनेंस, ये सब कॉम्प्लिकेटेड होता है। लेकिन सैटेलाइट इंटरनेट के लिए मुंबई और लद्दाख के डिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सिग्नल ऊपर से आता है और कॉस्ट स्ट्रक्चर कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। और वही वजह है कि भारत में आज भी 60 करोड़ लोग ऑफलाइन हैं, क्योंकि डिजिटल इंडिया का सपना तभी पूरा हो सकता है जब कनेक्टिविटी हर जगह पहुंचे। भारतनेट प्रोजेक्ट में डिले और एग्जीक्यूशन इशू पहले से ही है। स्टारलिंक ये सारी गैप तेजी से फिल कर सकता है, और यही शायद वजह है कि भारत सरकार ने इसे ग्रीन सिग्नल दिया है। अब बात करते हैं स्टारलिंक के प्राइसिंग की। 8600 वाला प्लान सुनकर ये बहुत कॉस्टली लगता है, क्योंकि जियो फाइबर 999 से शुरू होता है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि स्टारलिंक का टारगेट मास मार्केट नहीं है, टारगेट है रिमोट होटल, शिपिंग कंपनीज, ऑयल रिंग्स, माइनिंग ऑपरेशंस और डिफेंस एंड बॉर्डर एरिया। अगर हम ग्लोबली स्टारलिंक की प्राइस देखें तो यूएस में $120 पर मंथ है, यानी कि इंडियन रुपीस में 10,000 रुपीज। और वहीं पर स्टारलिंक के हार्डवेयर की प्राइस यूएस में $500 है, इंडिया में करीब 40 से 45,000 रुपीज। और यूएस की प्राइस देखकर इंडिया में जो प्राइस आई है स्टारलिंक की, वो एक्चुअली में कॉम्पिटिटिव है। लेकिन ये प्राइसिंग की बात तो छोड़ो, इससे भी बड़ा ट्विस्ट मार्च 2025 में आया। अचानक एयरटेल ने अनाउंस कर दिया स्टारलिंक के साथ पार्टनरशिप का, और इसके अगले ही दिन जियो ने भी वही अनाउंसमेंट कर दी। ये बहुत मजाक वाली बात है, लेकिन जो कंपनियां स्टारलिंक को रोक रही थी, आज वही कंपनियां इस कंपनी की डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर बन गई। ये क्लासिक बिजनेस स्ट्रेटेजी है। इफ यू कांट बीट देम, आई ज्वाइन देम। जियो और एयरटेल के पास मैसिव रिटेलर नेटवर्क है, और शायद स्टारलिंक को खुद से ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में कई सालों लग जाते हैं। जियो और एयरटेल की पार्टनरशिप और ये सब करने के बाद भी रिस्क अभी भी है, क्योंकि स्टारलिंक ग्लोबली डायरेक्ट टू कस्टमर मॉडल पर काम करता है, और एलन मस्क रेयरली कंट्रोल शेयर करता है। और कई सारी कंपनियों का मानना है कि ये पार्टनरशिप टेम्पररी भी हो सकता है। तो ओवरऑल इम्पैक्ट क्या होगा? कंपटीशन बढ़ेगा, प्राइसिंग पर प्रेशर आएगा, क्वालिटी इंप्रूव करनी पड़ेगी, एविएशन, मैरीटाइम, डिफेंस, डिजास्टर रिस्पांस, सब सेक्टर, ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। आप इसे सिर्फ इंटरनेट ही मान रहे हैं तो वो गलत है, क्योंकि ये 43 बिलियन इंडस्ट्री और नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है। टेक्नोलॉजी खुद नेचुरल होती है, हम इसका इस्तेमाल इंक्लूजेशन के लिए करें या कंट्रोल के लिए, ये हम तय करेंगे। मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले जो साल है वो भारत के डिजिटल फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साल होंगे। तो दोस्तों, ये था मेरा वीडियो कैसा लगा? वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।